नमस्कार दोस्तों। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलती? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा तमाम वो क्षेत्रीय दल न पनप पाते जो आज तमाम शोर मचाते हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम क्षेत्रीय दल इस देश को बना लेते? पंडित नेहरू नहीं होते तो क्या यह देश बड़ा खुशहाल या बड़ा बदहाल होता? ये सवाल आज खड़े हुए हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे संसद में, लोकसभा। और उन्होंने चर्चा के दौरान जो बातें कही वो अपने आप में बहुत सारी सवालों को जन्म देती है। उनमें से सबसे बड़ा है, उन्होंने परिवारवाद पे पलटी मार दी, उन्होंने तमाम उन चीजों पे पलटी मार दी और झूठ बोलने में वो इतना माहिर है कि कुछ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्थिति क्या है, आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार और दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारों की फौज हिंदुस्तान में है। यानी हिंदुस्तान में इतना बेरोजगार है कि दुनिया भर के बेरोजगारों से ज्यादा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की दशा हिंदुस्तान के अंदर क्या है। भारत के अंदर लगातार पब्लिक सेक्टर में जो हमारे उपक्रम स्थापित हैं, यानी पीएसयूज हैं, जो भारत सरकार या राज्य सरकारों की तमाम कंपनियां हैं और तमाम संस्थाएं हैं, जो औद्योगिक संस्थाएं, वो लगातार बंद हो रही हैं। और बंद होते होते हालत यह है कि किसान और श्रमिक लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। किसान हर 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर लेता है। इसी तरीके से श्रमिकों की हालत है, वो तो और भी बुरी हालत है। और इसके अलावा युवाओं की, बेटियों की, तमाम सबकी है। और ये स्थिति तब है जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय जवान जय किसान और तमाम तरह के नारे देते हैं। उस स्थिति में हमारे देश के अंदर सामाजिक असमानता किस कदर और जातिवाद किस तरह हावी है, इस बात को आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री कहा करते थे अभी चुनाव के दिनों में, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, कि देश के अंदर 2 ही जातियां होती हैं, गरीब और अमीर। उसके पहले आप याद करिए 2014 से, जो 13 से उन्होंने कैंपेन शुरू करी थी, तब से शुरू कर रहे थे कि पिछड़ा हूं मैं, बहुत पिछड़ा हूं। खुद को जब पिछड़ा बताते थे तो साहब अपनी जाति को पिछड़ा घोषित उन्होंने ने किया था, उसके पहले तक वो पिछड़ी नहीं होती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने अपने आप को पिछड़ा बता करके और इस देश में चाय वाला बता के और दूसरी चीजें बता के किस तरीके से एक फेम लेने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हीं पिछड़ों को, उन्हीं चाय वालों को, उन्हीं तमाम सारे दलितों को, आदिवासियों को, सबको न्याय देने की बारी आई, तो वो पूंजीपतियों के साथ खड़े हो गए। वो तमाम उन ऊंची अगड़ी जातियों के साथ खड़े हो गए जो उनका शोषण करती थी। और शोषण करने की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि आदिवासियों पे अत्याचार की घटनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा होने लगी। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो बेटियों पे अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ गया, सबसे ज्यादा उनके साथ अपराध होने लगे। और इसके बाद में उन्होंने तमाम तरह के इसी तरीके से किए। दलितों पे जो अत्याचार हुए हैं वो उनके समय में रिकॉर्ड हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए। तो यह दशा है। संसद में बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग आलसी होते। उन्होंने यह नहीं कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो साहब जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि हिंदुस्तान जिस तरह की स्थिति है, हमें दुनिया में आगे बढ़ना है और दुनिया से हमें कंपीट करना है, तो उस स्थिति में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग उस तरह से मेहनत नहीं करते, उतने मेहनती नहीं हैं, इसलिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे बहुत आगे निकली होगी।
और हम बुरी स्थिति में। ये पंडित नेहरू ने कब कहा था? जब हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति की सालाना आमदनी जो थी 274 रुपया थी, यानी 274 रुपया व्यक्ति साल भर में कमाता था, तब यह बात कही थी जब देश आजाद हुआ था। याद करिए, जब कांग्रेस ने अभी पीछे 2014 में सत्ता छोड़ी है, तो इस देश के लोगों की आबादी, जो पूरी आबादी है, उस आबादी की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 75,000 पहुंच चुकी थी, यानी 75,000 हो चुकी थी। और ये मैं तब कह रहा हूं जब सोना, जो हिंदुस्तान में आज 60,000 के रेट पर है, वो सोना उस समय 30,000 के रेट पर था। यानी 30,000 के रेट पर जब सोना था तब यह स्थिति थी। और 2011 की जनगणना के मुताबिक देख लें तो आप समझ लीजिएगा और भी कम था, 20,000 पे सोना था। तो ऐसी स्थिति में कि जब 20,000 पे सोना हो और तब आपके पास आमदनी जो है आपकी 60,000, तो उस औसत के मुताबिक आपका इतना बढ़ गया था। इसके बाद में जब देश आजाद हुआ था, इस देश के अंदर सिर्फ 2,000 अस्पताल थे पूरे हिंदुस्तान में। पंडित नेहरू के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में ही काम हुआ था कि 23,000 अस्पताल इस देश को वो दे करके गए सरकारी सेक्टर में। आप इससे समझ सकते हैं। और यही नहीं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और तमाम अलग इंस्टीट्यूट, स्पेसिफिक तमाम टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स और तमाम अनुसंधान की प्रयोगशालाएं, हजारों हजार प्रयोगशालाएं देके गए। तो यह कांग्रेस थी। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हो चुका था, परमाणु का 1974 में हमने परीक्षण कर लिया था। तो याद करिए, हमने अंतरिक्ष में तब राकेश शर्मा को भेज दिया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी। आप भूल गए हैं, शायद भूल गए हैं। शायद प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी कांग्रेस के कारण ही नहीं शायद पढ़ पाए, इसीलिए शायद उन्हें डिग्री का जुगाड़ करना पड़ा। तो जब पढ़ नहीं पाए तो फिर दोष किसी और का नहीं है, उन्होंने तो तमाम स्कूल कॉलेजेस बनवा दिए थे। अब पढ़ना आपके हाथ में है। तो इस तरह की स्थिति, और ये गरीबी की हालत देखें तो उस समय जो गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या थी वो 80% से अधिक थी, 80% से अधिक। और जब कांग्रेस राज छोड़ के गई 2014 में, तो सिर्फ 22% गरीबी रेखा से नीचे लोग थे। तब आप समझ सकते हैं कि क्या किया 70 सालों में। तो यह किया था, यह बनाया था। लेकिन आपको कहने में कोई वो गुरेज नहीं है। चलिए, आपकी मर्जी है, आप क्या कहें। आज आप तमाम इकोनॉमी की बात करते हैं, वास्तविकता यह है कि लोगों का कंजम्पशन घट गया और बहुत सारी चीजें घट गई। और आप जो जीडीपी की बात करते हैं, याद करिए, जब देश आजाद हुआ था तब भारत की जीडीपी 2.3 लाख करोड़ की थी और अब 135 लाख करोड़ की है। तो 135 लाख करोड़ तब हो रहा है जब रुपए की वैल्यू क्या थी, 4 रुपए का डॉलर, और आज 84 रुपए का डॉलर। तो आप उससे गुणा कर लीजिए कि आपने जो बढ़ाया है या कम किया है। और यदि आप इसमें भी आपका योगदान नहीं है, इसमें भी जो योगदान है वो ये है कि आपने कर्ज लिया है। 250 करोड़ का कर्जदार, 250 लाख करोड़ रुपए का भारत को कर्जदार बना दिया, तब आपकी यह जीडीपी है। और उस समय तो 1 रुपया कर्ज नहीं था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस देश को कैसे कर्ज में झोंक दिया गया, कैसे सारी चीजें की गई। आज हमें दुनिया में तमाम सारे अन्न के मामले में जो यह देश भूखमरा था, भूख से मर जाने की स्थिति थी। और याद करिए, बच्चा पैदा होते ही 1000 में 250 बच्चे मर जाते थे, 250। आज यदि आप, जब कांग्रेस के शासन में
2011 की जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक 2014 के हिसाब से यदि देखेंगे तो इस देश में 60 बच्चे ही सिर्फ मरते हैं। तो इतना बड़ा अंतर वो दे के गए थे, और वो दे के गए थे कि आपको इतनी समृद्धि दे के गए कि आप इसको आगे बढ़ा सके। आपने उल्टा गिराने का काम किया, आपने बनाने का काम नहीं किया। आपने जिस हालत में ला करके देश को खड़ा किया है उसने बड़ा बिगाड़ा है। आज हालत यह है कि जब आपसे कोई डाटा मांगे तो आप कहते हैं कि इसका डाटा नहीं है। संसद की स्थिति क्या है? संसद में जब किसी भी चीज का डाटा मांगा जाता है तो आप सांसदों से यही कहते हैं। इसका उदाहरण मौजूद है। जब कोविड काल आया, कहा गया कोविड में मरने वाले, संक्रमित होने वाले सबके डाटा दीजिए। ये तो आपने डाटा इसका तैयार किया था, लेकिन संसद में आपने जवाब दिया कि हमारे पास इसका डाटा नहीं। आपने आंगनवाड़ी कर्मचारियों और कार्यबल के जो थे उनकी क्या स्थिति है और उनको लेकर के जब जवाब मांगा गया संसद में तो आपने कहा नहीं है। आपने लॉकडाउन के बाद में स्कूल ड्रॉप करने वाले बच्चों का जब डाटा मांगा गया तो आपने कहा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मरने वालों का पूरा डाटा मांगा गया, आपने कहा नहीं है। जो उसके लिए काम कर रहे थे उस दौर में तमाम सारे लोग कोविड के दौरान, जिन्हें आप कोरोना वॉरियर कह के तमाम बातें कह रहे थे, उनके मरने का डाटा मांगा गया, आपने कहा नहीं है। प्लाज्मा बैंकों का जो डाटा मांगा गया वो आपके पास नहीं है। प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु का जब आपसे डाटा मांगा गया तो भी आपने कहा कि नहीं है। आपने प्रवासी श्रमिकों को जो फंसे हुए थे और सारी चीजें थी उनको कैसे क्या किया, तो रोजगार मंत्रालय से पूछा गया कि कितनों के रोजगार चले गए, कितने का क्या हुआ, आपने कहा डाटा नहीं है। इसके बाद में एमएसएमई सेक्टर में जो बंद हुए और तमाम सारी चीजें, उसका डाटा मांगा गया तो आपने कहा नहीं है। असंगठित क्षेत्र में जिस तरीके से लोग थे तो आपने कहा उस पर डाटा नहीं है। आपने कहा मारे गए आरटीआई कार्यकर्ताओं पे जब मांगा गया आपने कहा डाटा नहीं है। और इसके बाद कोविड से सेवा करते हुए मरने वाले पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों का डाटा मांगा गया, आपने कहा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ज्यादतियों के जब आंकड़े मांगे गए तो आपने कहा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इसके बाद में जेलों में राजनीतिक कैदियों की जो संख्या है और उसको लेकर के जब मांगा गया तो गृह मंत्रालय ने कहा कि इसका भी डाटा नहीं है। भ्रष्टाचार में दुनिया में भारत की स्थिति पर जब डेटा आपसे मांगा गया तो आपने कहा उस पर भी नहीं है। इसके बाद में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की आत्महत्या के मामले में जब आपसे डेटा मांगा गया तो आपने कहा हमारे पास नहीं है। सीए एनआरसी के दौरान, नागरिकता के दौरान आवेदन करने वालों के और सबकी सारा पूरा डाटा आपसे मांगा गया है, उसकी यथास्थिति क्या है, आपने कहा हमारे पास नहीं है। लिंचिंग के कारण होने वाली हत्याओं के मामले में जब आपसे डाटा मांगा गया आपने कहा हमारे पास नहीं है। एग्रीकल्चर जो कृषि ऋण है उसके कारण मरने वाले किसानों का जब आपसे डेटा मांगा गया आपने कहा नहीं है। मारे गए पत्रकारों के संदर्भ में आपसे डाटा मांगा गया, आपने कहा नहीं है। तो हुजूर, जहां जवाब देना होता है वहां आप कहते हैं कि आपके पास में डेटा नहीं, लेकिन झूठ बोलने के लिए आपके पास कुछ भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो उस ढंग से न पढ़ी है न उसको ज्ञान है। उसको तो आप बताते हैं हिंदू जाग गया है, गर्व हो गया है, सब वही स्थिति है। बगल का हमारे नीचे जो है देश है श्रीलंका, और श्रीलंका में भी सिंघली होने का गर्व था। मैं 2019 में वहां गया, वहां पर वो अपने को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे, मैं स्टेट गेस्ट था, और उन्होंने यूं प्रस्तुत किया कि हम सिंघली हैं तो न जाने क्या है। इस समय जो अमेरिका के राजदूत हैं वही उस समय श्रीलंका के राजदूत होते थे, संधू साहब। तो हम लोग तमाम जगह गए, विधानसभा अध्यक्ष से साथ बैठे, उस समय चुनाव का वो चल रहा था, राष्ट्रपति के साथ बैठना हुआ, और उस दौरान जब चर्चा हुई तो चर्चा में सब वो सिंघली होने का प्राउड महसूस कर रहे थे और कह रहे थे हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी ऑर्गेनिक कुछ चीजें उन्होंने भेंट करी थी। बहरहाल हमने तमाम सारी चीजें देखी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन चंद साल में वहां पर ही एक अर्थशास्त्री मिले थे, उन्होंने बताया था कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो मेरी समझ से उचित नहीं है और ये भविष्य में बड़ा नुकसान करेगा। और हमने देखा
पीछे कि किस तरीके से वहां आर्थिक संकट पैदा हुए। हालत ये हो गई, रोटी के लिए लोग मोहताज हो गए और न जाने क्या क्या। जो प्राउड कर रहे थे अपने को, बर्बाद हो गए। और यह एक जगह स्थिति नहीं है, जहां जहां प्राउड किया है लोगों ने, वो यही स्थिति हुई। चाहे जर्मन्स को देख लीजिए, हिटलर जब था तो वो पागल हुए हुए थे अपने आप को कि जर्मन दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, और क्या हुआ, बर्बाद हो गया जर्मन। उसके बाद में इसी तरीके की इटली की स्थिति थी। इटली में मुसोलिनी ने जो किया, और वहां पर भी प्राउड करते थे, और उस प्राउड के चक्कर में देश को बर्बाद कर दिया। यह स्थिति हुई थी। आज हम भी उसी बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं। हिंदू जाग गया है और ये सब जान रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमने इस देश को बनाने के लिए, नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली थी, इस देश की हालत कंगाली की थी। इस देश के अंदर कुछ नहीं था, और कैसे बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे पास पैसा नहीं था, सब कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने खड़ा किया। यदि कहीं नरेंद्र मोदी जैसे लोग होते तो छोड़ के भाग गए होते, कहते वाह भैया अंग्रेजों आप ही रखो, हमें बस कुर्सी दे दो, आप चाहे जो कुछ करो। और यही राजे रजवाड़े करते थे। 562 रियासतें क्या कर रही थी? अंग्रेजी हुकूमत से कहती थी हमें राजस्व वसूली का काम कर दो, हमें भर्तियां करने का लोक सेवा के लिए कर दो, हम अपने अपने यहाँ क्षेत्र में करते रहेंगे, हमें अधिकार दे दो, कुछ तोपों का दे दो, हमें अय्याशी करने दो, बाकी आप कुछ भी ले जाओ, हमें कोई लेना देना। कमोबेश यही स्थिति वाले ये लोग कि इन्हें सिर्फ ऐश करनी है, बनाना नहीं है। जो है उसे बेच डालो या उसमें समझौता कर लो। आज हालत क्या हो गई है? हम तमाम सारी चीजों को लेकर के जब चिल्लाते हैं कि हम ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं वैसे, तो हमें पता होना चाहिए। जब हम मोटे अनाज और सबकी बात करते हैं कि उसको करिए, तो साहब मोटा अनाज सबसे ज्यादा कौन पैदा कर रहा है? अमेरिका पैदा कर रहा है, चीन पैदा कर रहा है। और हम अपने देश को मोटा अनाज खिला के क्या बताना चाहते? असल में हालत यह है हमारे देश की कि हम जहां पर नंबर 1 हो रहे थे, जो चीजें हमें बचा रही थी, जिस कृषि सेक्टर ने हमें बचाया कोविड के दौरान, हम उसी को बर्बाद करने पे तुल गए, क्योंकि हम वो पूरा धंधा अपने चहेते चंद पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। जल जमीन जंगल उन्हें दे रहे हैं, और ये सब देने के चक्कर में हमने इस देश को भाड़ में झोंक दिया है। और जब हमसे इस पर सवाल किए जाते हैं तो सवाल नहीं होते, हम गर्व बताते हैं। किस चीज का हम गर्व करें? कर्जदार बनते भारत का, कर्जदार के बनने के बूते हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी का, और हम इस बात का कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्तियां देश की चली गई हैं, आम जन की आमदनी में कमी आई है या ठहर गई है। या हम इसको देखें कि इस देश के अंदर ब्लैक मनी बढ़ गई है। हम किस चीज को देखें, किस चीज में खुश हो? कि हमारे देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ गई है, भुखमरी इतनी बढ़ गई है कि 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है मुफ्त में। और इस तरह की हालत में हमने लाके देश को खड़ा कर दिया। हम गर्व किस चीज पे करें? कि हम कारपोरेट के लिए ही सब कुछ बना रहे हैं? हम आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और इन सब के हक मार रहे हैं? हम किस चीज पे गर्व महसूस करें? निश्चित रूप से विकास धीमे धीमे होता है, उसकी एक गति होती है। पंडित नेहरू ने जिस हालत में संभाला था, उन्होंने बना के खड़ा किया, और जब कांग्रेस में आखिरी 2014 में उनकी सरकार ने छोड़ा, तब इस देश को हर तरह से समृद्धि दे के गए। आज हालत ये है कि आप कहीं मंदिर बना रहे हैं, कहीं कुछ और बना रहे हैं, कहीं कुछ और बना रहे हैं, और इसके सबके दाम में वो भी आप नहीं बना रहे हैं, जनता के पैसे से बन रहा है, जो दान दे करके बनवा दी। लेकिन उसमें वसूली का काम आप करवा रहे हैं, वहां फीस आप लगा रहे हैं, हर चीज की फीस तय कर रहे हैं कि आरती का इतना, इसके इतना, इसके इतना, इसके इतना। तो ये आप काम कर रहे हैं। आपने तो हर चीज में लूट कर दी है। आपने जीएसटी के नाम पे लूटा है, फिर इसके बाद आप बखान करते हैं
यही वजह है कि जब आपके पास कुछ बोलने को नहीं रह जाता तो आप नेहरू पे चर्चा करते हैं, जो नेहरू आज है नहीं और जिनको इस देश के 90% लोगों ने पढ़ा भी नहीं, वो जानते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन नेहरू को के बारे में कुछ भी भ्रम फैलाते रहिए। गांधी नेहरू परिवार के बारे में आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको उखाड़ के फेंकने की क्षमता सिर्फ उनमें है और वही लड़ सकते हैं, आपको टक्कर दे सकते हैं, और वो दे रहे हैं। राहुल गांधी आज भी झारखंड में आपको खुली चुनौती दे रहे थे। बताइए, दीजिए, दलितों को उनका हक दीजिए, पिछड़ों को उनका हक दीजिए, आदिवासियों को उनका हक दीजिए और दीजिए सबको हक। हम चाहते हैं कि यह हक मिले, लेकिन आप नहीं करेंगे, इसीलिए आप जातिगत जनगणना नहीं कराने को तैयार। बहरहाल इस देश के लोगों को समझना होगा कि उनका वास्तविक लड़ने वाला, उनके लिए करने वाला है कौन। फैसला आपका है, क्योंकि राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं और झूठ बोलने वाले, अब संसद में प्रधानमंत्री भी झूठ बोलने लगा है और उनके मंत्री तो बोलेंगे ही, फिर अब किससे आप उम्मीद करेंगे। डाटा वो देंगे नहीं। जय